मैसेज करें। चलिए, थैंक यू। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, देखिए, साक्ष्य लेने का एक प्रक्रिया है। साक्ष्य लेने का अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है साक्ष्य लेने का एक प्रक्रिया है कि गवाह को कैसे लिया जाएगा, कौन से चीज, कौन से फैक्ट्स गवाह हो सकते हैं, उनको कैसे लिया कैसे जाएगा, यही सारा इंडियन एविडेंस एक्ट में, और उसकी वैधता क्या होगी, ये सारे चीज जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बतलाए गए हैं। तो प्रोसीजरल लॉ में, प्रोसीजरल लॉ क्या है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो सब्सटेंटिव लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो सब्सटेंटिव लॉ है, उसका प्रोसीजरल लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। ठीक है, उसी तरह से सिविल से जुड़े जो मैटर होते हैं, सिविल से जुड़े जो मैटर होते हैं, उनका प्रोसीजरल लॉ है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। और इन दोनों प्रोसीजरल लॉ में एविडेंस कैसे लिया जाता है वो बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कुल 11 अध्याय हैं, 167 सेक्शन है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 11 अध्याय है, 167 सेक्शन है। तो एक कानून जो अदालत के समक्ष दिए गए बयानों को नियंत्रित करता है और जांच के तहत तथ्यों के संबंध में गवाहों को पेश करने में सक्षम बनाता है, वही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक ऐसा कानून है जो अदालत के समक्ष जो जो बयान दिए जाते हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, उसकी उसके सत्यता कैसे लाई जाती है, उस सारे के सारे जो है इस अधिनियम में दिया गया है। 1872 का ये एक्ट जो है सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफंस द्वारा लिखा गया था। तो अगर बेसिकली देखें तो साक्ष्य का ये विधि जो है कि किसी भी विधिक कार्यवाही में क्या क्या चीज एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है, क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताई गई है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड दोनों के लिए समान है, लेकिन कुछ कुछ धाराएं जो हैं सिविल प्रोसीजर कोड के लिए अलग रखी गई है। ठीक है, तो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 11 अध्याय हैं और 167 सेक्शन है। साक्ष्य अधिनियम में मुख्य परीक्षा क्या है? सबसे पहले गवाहों को बुलाने वाला पक्ष उस परीक्षा करता है। ये देखिए, ये जो फैक्ट्स यहाँ पे डाले गए हैं, मैं इसको तो बताऊंगा ही।
तो एक मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई भी केस जब कोर्ट में आता है, जैसे कभी अभी आप सीआरपीसी पढ़ रहे थे, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो पार्ट पार्ट था, एफआईआर से रिलेटेड पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 164 का बयान होता है, 161 का बयान होता है। ये सारे पुलिस अधिकारी जो है अपने जांच के समक्ष करते हैं, सारे बयान दर्ज करते हैं। तो बयान के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे गवाह भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे रिकवरी होते हैं, जब्ती होता है, जिसको कोर्ट के समक्ष, जैसे कि मान लीजिए कि मर्डर में कोई मिला हुआ एक चाकू है, तो वो भी एक केस प्रॉपर्टी है, केस का वो प्रॉपर्टी है, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे मिला, कैसे मिला, ये सारी चीजें। तो मान लीजिए कि किसी केस में पुलिस वाले ने अपना इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे तथ्यों को लिखा है। तो जब कोर्ट में गवाही शुरू होता है, पुलिस वाले का गवाही अगर शुरू किया जाएगा, तो जो पुलिस वाले का गवाही होता है उसको बोला जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, किसी का भी पुलिस वाले का गवाही हो या 161 में किसी अन्य व्यक्ति का गवाही हो, जिस भी गवाह को कोर्ट के सामने लाया जाएगा और वो अपनी बातों को रखेगा, तो उसको कहा जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ। मैं आपको एकदम लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सरल शब्दों में, कि जो कोर्ट में कोई भी बात एक गवाह कहता है, तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। और जब वो गवाह अपनी सारी बातों को कह लेता है, तो उसकी होती है मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन। और ये क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? ये क्रॉस एग्जामिनेशन करता है एक्यूज्ड का वकील, जिसके ऊपर आरोप है उसका वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सारी बातों को पूछा जाता है कि भाई, जो तुम पहले अपने एग्जामिनेशन चीफ में जो पूर्व में तुमने जो बातें कही, उसकी सत्यता क्या है। वो हर एंगल से उसको जो है जांचा परखा जाता है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि कोर्ट के सामने सत्य चीज को लाया जा सके। तो उसको कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो सबसे पहले इस एक्ट में हम लोग चलेंगे धारा 2 में। अच्छा, ये अप्लीकेबल कहाँ कहाँ है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेक्शन 1 जो होता है, हर एक्ट का उसका अपना परिचय होता है। सेक्शन 1 हर एक्ट का अपना परिचय होता है, उसमें उसका नाम, वो कहाँ कहाँ लागू होगा और कब प्रारंभ होगा, ये सारी बातें होती हैं। वो है सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 जो है ये कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट, या इसका परिचय बता दिया कि इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा। और ये 1872 के सितंबर के प्रथम दिन से लागू होगा। तो कब से लागू है? 1872 के सितंबर के प्रथम दिन, यानी कि 1 सितंबर 1872 से ये लागू है। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ पे है?
तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। ठीक है, ये किसी भी न्यायालय में साक्ष्य अगर लिया जाएगा तो इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू ही लिया जाएगा, चाहे वो आर्मी एक्ट के अंतर्गत हो, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत हो, कहीं पर भी हो। अगर कहीं पे न्यायालय है और वहां पे साक्ष्य लिया जा रहा है तो समस्त न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य का जो प्रोसीजर होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, तो जहां जहां न्यायालय है और जहां जहां शपथ पत्र पर साक्ष्य लिए जाएंगे वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको बता दिया। धारा 2 जो है भारतीय साक्ष्य, मैं एक बार आपसे फीडबैक ले लेता हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो इसमें हम लोग आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 2 में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो धारा 2 है, जो निर्वचन खंड है, जो निर्वचन खंड है, इंटरप्रिटेशन, सॉरी, सेक्शन 2 जो है इसको खत्म किया गया। सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लाउज है, निर्वचन सेक्शन है। धारा 3 में जो वर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसका डिफिनेशन बताया गया है कि कौन कौन से वर्ड का क्या क्या मतलब होगा। तो सेक्शन 3 देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे, इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 3। ठीक है, तो इसमें है ये निर्वचन खंड है। निर्वचन का मतलब किस वर्ड के प्रॉपर क्या क्या मीनिंग होंगे उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है न्यायालय। कि न्यायालय क्या है, तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। न्यायालय शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो सभी न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, और मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो जहां जहां साक्ष्य लिया जाएगा, जिस जिस फोरम में, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि जिस जिस फोरम में साक्ष्य लिया जाएगा वो न्यायालय के डिफिनेशन में आता है। जैसे कि मान ले मीडिएशन सेंटर है, तो अगर मीडिएशन सेंटर में साक्ष्य का प्रक्रिया चल रहा है, मीडिएशन सेंटर में साक्ष्य होता नहीं है पहली बात। तो मीडिएशन को न्यायालय नहीं माना जाता है। तो मान लीजिए कि पंचायत है, आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि छोटे छोटे पंचायत में भी छोटे छोटे ऑफेंस को जो है निपटारा किया जाता है। तो अगर वहां भी साक्ष्य लेने का प्रावधान है तो वो भी न्यायालय के डिफिनेशन में आता है। तो न्यायालय के डिफिनेशन के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राकृत सभी व्यक्ति आते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड इसमें है, शब्द जो है, वो है तथ्य। कि तथ्य क्या है, फैक्ट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं
कि किसी स्टोरी का तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे उस स्टोरी की पूरी घटना के बारे में? तो सिंपली वही है यहाँ पर कि तथ्य से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं। ऐसी कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, मतलब ह्यूमन जो माइंड है उसके द्वारा बोधगम्य हो, वो सारे के सारे तथ्य हैं। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है, तथ्य है। ऐसी कोई वस्तु, उसकी अवस्था या वस्तुओं के संबंध जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य हो, वो सारे के सारे तथ्य हैं। आप, मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है, यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पिस्टल जो है जिस पे खून लगा हुआ है, किसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मिट्टी डाला हुआ है, तो वो क्या है? वो एक फैक्ट है। हो सकता है कि किसी ने मर्डर करके उसको वहां पे पिस्टल को छुपा के रखा हो, तो उसकी वो अवस्था जो है, पेड़ के नीचे मिट्टी के नीचे दबा होना, जो उसकी अवस्था है, वो एक फैक्ट है। मान लीजिए कि मैंने ये सुना कि राम ने कहा कि वो श्याम को मार देगा। मैंने ये सुना कि राम ने कहा कि श्याम को मार देगा। राम कहीं पे कह रहा था कि वो श्याम को मार देगा, मैं वहीं पे खड़ा था, मैंने ये सुन लिया। तो ये जो मैंने सुना है वो फैक्ट्स है। मैंने देखा कि तीन चोर अपने सर पे कुछ सामान लेकर भाग रहे थे और पीछे से कोई चिल्ला रहा था चोर चोर। तो मेरा वो देखना जो है, वो क्या है? वो तथ्य है। तो मेरा कुछ देखना, मेरा कुछ सुनना, अगर वो किसी घटना से जुड़ा हुआ है तो वो एक तथ्य है। ठीक है। उसी में एक है रिलेवेंट, क्या है? सुसंगत। तो सुसंगत इसमें नहीं दिया हुआ है स्लाइड्स में। मैं एक्ट को जो है खोल लेता हूँ, क्योंकि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है, मुझे आपको बताना है। आपके स्क्रीन पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिखाई देता होगा। तथ्य आपने देखा, ये सेकंड में देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। सुसंगत, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। सुसंगत दिखाई देता होगा कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्य को की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में किसी प्रकार से वो एक दूसरे तथ्य से सशक्त हो। मतलब सुसंगत का मतलब रिलेवेंट। जैसे कि किसी को सुसंगत तब कहा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि
कहीं पे चोरी हुआ और उस चोरी में एक व्यक्ति जो है रात के 12 बजे भागता हुआ दिखाई दिया। और किसी ने उस व्यक्ति को देख लिया और उसका ये कहना कि एक चोर 12 बजे भाग रहा था, जिसको उसने देखा है, तो वो सुसंगत है। ठीक है। तीसरा इसमें है फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य क्या होते हैं। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू को अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो वो प्रश्न, वो तथ्य जिसपे कोर्ट को किसी निर्णय पे पहुंचना होता है, उसी को जो है फैक्ट इन इशू कहा जाता है। कि राम ने श्याम को छुरी से मारा, तो फैक्ट इन इशू इसमें क्या होगा कि छुरी के द्वारा राम की श्याम की हत्या हुई। छुरी के द्वारा श्याम की हत्या हुई है, ये फैक्ट इन इशू है। और इसी इशू को कोर्ट के सामने प्रूफ करना होता है, साबित करना होता है। उसी को जो है फैक्ट इन इशू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें इसमें, तो देखा लिखा हुआ है कि ख की हत्या का क अभियुक्त है। इसमें क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। तो उसके विचारण में, मतलब जब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा, तो निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकते हैं। यह कि कौन ने ख की मृत्यु कारित की है, ये एक क्वेश्चन होगा। कि ख की हत्या का क अभियुक्त है। मोहन के ऊपर सोहन के हत्या का आरोप है। तो कोर्ट में जो ट्रायल चलेगा उसमें क्या क्या विषय सामने आ सकता है। कि क्या सोहन ने ही मोहन को मारा है? क्या जिस चाकू से सोहन मारा था मोहन को, वही वो चाकू है? क्या सोहन जब मोहन को मार रहा था तो उस समय उसके ऊपर में बहुत ही गुस्सा था, वो गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था उसको, इस कारण उसने उसकी मृत्यु कर दी? या फिर सोहन की मनोदशा ऐसी थी कि वो चित्त विकृत था, जिस कारण गंभीर पागलपन की स्थिति में था, जिस कारण उसने उसकी हत्या कर दी? तो ये सारे के सारे जो है विवादक तथ्य हो सकते हैं, फैक्ट इन इशू हो सकता है, जिसको कोर्ट को डिसाइड करना होता है। ठीक है। उसी में एक वर्ड है जिसको हम लोग जानेंगे, दस्तावेज किसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेज किसको कहा जाता है? इंडियन एविडेंस एक्ट में दस्तावेज किसको कहा जाता है? तो दस्तावेज से ऐसा कोई भी विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, वो हर वो चीज दस्तावेज है जिसपे किसी न किसी तरह का कोई ना कोई अक्षर लिखा हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, जिसपे किसी चीज को अभिव्यक्त किया गया है, लिख कर अभिव्यक्त किया गया है। हर वो चीज दस्तावेज है। जिस वस्तु पर लिख कर अभिव्यक्त किया गया है, चाहे किसी बात को या किसी चीज को, वो हर वो चीज क्या है, दस्तावेज है। जैसे कि एक लेटर है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, दस्तावेज है। मुद्रित शिला, शिला है, मान लीजिए कोई पत्थर है, टुकड़ा है,
और उस पे किसी ने लिख दिया है कुछ, किसी ने कुछ लिख दिया है उस पे, तो वो भी एक दस्तावेज है। ठीक है। फोटो चित्र है, फोटो चित्र मान लीजिए फोटो चित्र है, वो भी एक दस्तावेज है। कोई मानचित्र है, रेखा चित्र है, मानचित्र भी एक दस्तावेज है। धातु पट, शिला पे जो उत्कीर्ण लेख होते हैं वो भी दस्तावेज है। ठीक है। तो दस्तावेज का रूप बहुत ही व्यापक है, हर वो चीज दस्तावेज है जिस पर किसी चीज को लिखा गया है। तीसरा सबसे और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है। तो साक्ष्य शब्द से भी प्रेत और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, तो वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो साक्ष्य क्या है? वे सभी कथन, वे सभी बातें जो जांच के अधीन जो विषय हैं उससे संबंधित है, और जिसको किसी न्यायालय में किसी साक्षी ने, किसी विटनेस ने कहा है, उसको मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। फिर से आपको बता दें कि वे सभी कथन जो किसी भी जांच के विषय से संबंधित हो, जांच के अधीन हो, और जिसको किसी गवाह ने कोर्ट के समक्ष कहा है, वो मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है। तो ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी है, अतः ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। और दस्तावेजी साक्ष्य किसको कहा जाता है? तो कोई भी दस्तावेज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कि मेल हो सकता है, जीमेल हो सकता है, चैट हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, कोई भी चीज जो दस्तावेज के रूप में हो। तीसरा सबसे और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है। तो साक्ष्य शब्द से भी प्रेत और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, तो वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो साक्ष्य क्या है? वे सभी कथन, वे सभी बातें जो जांच के अधीन जो विषय हैं उससे संबंधित है, और जिसको किसी न्यायालय में किसी साक्षी ने, किसी विटनेस ने कहा है, उसको मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। फिर से आपको बता दें कि वे सभी कथन जो किसी भी जांच के विषय से संबंधित हो, जांच के अधीन हो, और जिसको किसी गवाह ने कोर्ट के समक्ष कहा है, वो मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है।
तो ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी है, अतः ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। और दस्तावेजी साक्ष्य किसको कहा जाता है? तो कोई भी दस्तावेज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कि मेल हो सकता है, जीमेल हो सकता है, चैट हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, कोई भी चीज जो दस्तावेज के रूप में हो। सही थी कि नहीं अनीता जी? मेरी आवाज आप तक थी? आवाज कंटिन्यू नहीं ना हुआ था, ताकि मैं फिर से रिपीट मुझे नहीं करना पड़े। चलिए, चलिए, आवाज आ रही थी तो आप काफी चीज समझ चुके होंगे। चलिए, थैंक यू। तो मैं बता रहा था साबित के बारे में कि कोई चीज कब साबित माना जाएगा। कोई चीज कब साबित माना जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोर्ट में किसी चीज को कब साबित मान लिया जाएगा? तो इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात, तो विषयों पर विचार करने के पश्चात उसके सामने जो 161 के एविडेंस आए हैं, पुलिस ने अपना जो चार्जशीट प्रस्तुत किया है, उसके आधार पे जो जब्ती किया गया है किसी क्राइम से रिलेटेड, उसके आधार पे जो एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, यही सारे कोर्ट में होते हैं। एक चार्जशीट होता है जो पुलिस के द्वारा फाइल होता है, कोर्ट के सामने गवाही होता है जो विटनेस करते हैं, उस गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जो एक्यूज का वकील करता है। इन सारे विषयों को देखने के पश्चात, विचार करने के पश्चात, किसी भी चीज के सत्य और असत्य के किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि वो चीज साबित होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी के ऊपर आरोप है कि श्याम ने ही राम के घर में चोरी किया, और कोर्ट में ये मैटर है, कोर्ट के सामने पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया, और कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल किया गया है उसमें ये बताया गया है कि चोरी का सामान श्याम के दुकान से बरामद हुआ है। वो बरामद किया हुआ सामान कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। फिर जो विटनेस पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, उस विटनेस ने भी उस फैक्ट्स को, उस तथ्य को कि चोरी का सामान श्याम श्याम की ही दुकान से बरामद किया गया, उसको बोला। क्रॉस भी किया गया, क्रॉस में भी उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए, फिर भी जो है उसमें यही साबित हुआ कि नहीं, चोरी का सामान श्याम की ही दुकान से बरामद हुआ है। तो उस तथ्य का जो अस्तित्व है वो क्या है? जो सारी परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि कोई भी एक नॉलेज वाला व्यक्ति उन सारे चीजों को देखकर इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि उसका अस्तित्व है, जो बातें कही गई हैं वो सही है। तो जब इस ये सारी चीजें हो जाएंगी, कोई भी एक सामान्य बुद्धि और विवेक का व्यक्ति किसी भी चीज की परिस्थिति को देखकर ये मान ले कि नहीं, 99%, 100% संभावना है कि ये बात हुई होगी, तो उस चीज को साबित मान लिया जाता है। क्लियर है? उसी को साबित कहा जाता है कोर्ट में, ये प्रूव्ड हो गया। और दूसरा चीज है न साबित, डिस्प्रूव्ड हो गया।
तो डिस्प्यूट को अगर आपको समझना है तो सिंपल सा है कि ऐसा कोई भी साक्ष्य कोर्ट में नहीं आया जिसको कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति देखकर यह कह सके कि इसका अस्तित्व था, तो उसको जो है न साबित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट आपके जो है सेक्शन 3 के वर्ड हैं जो आपको बिल्कुल जानना था। उपधारणा कर सकेगा, सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 जो है उपधारणा कर सकेगा। बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन समझ जाइएगा तो बहुत ही काम आएगा फ्यूचर में, क्योंकि हर कोई किसी न किसी कभी ना कभी न्यायालय के समक्ष, चाहे वो उसका जमीन से मामला हो, चाहे वो किसी भी क्राइम से रिलेटेड मामला हो, रूबरू होना पड़ता है। तो ये सारे चीज जो है उस समय उसको समझ में आएंगे। तो धारणा कर सकेगा जो है सेक्शन 4 में बताया गया है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उल्लंघित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वो न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक न साबित नहीं किया जा सकता उसकी सबूत की मांग कर सकेगा, प्रज्यूम करेगा, उपधारणा वो करेगा। तो जहां कहीं इस अधिनियम के द्वारा यह उल्लंघित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता। ठीक है, तो कोर्ट के सामने ये प्रिजम्पशन है। कोर्ट किसी चीज को प्रिज्यूम करेगा, वो कब तक करेगा? जब तक कि उसको डिस्प्रूव्ड नहीं कर दिया जाए, जब तक कि उसको न साबित नहीं कर दिया जाए वो उसकी सबूत की मांग करेगा। और कोर्ट के समक्ष जब तक कोई सबूत पेश नहीं कर दिया जाएगा उसको न साबित करने के लिए, तो कोर्ट तब तक उस कोर्ट जो है उस चीज का उपधारणा कर सकेगा, उसको प्रिज्यूम कर सकेगा कि ये बात सही है। निश्चायक सबूत क्या होते हैं? तो ऐसे सबूत जो किसी तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वह न्यायालय उस एक तथ्य को साबित हो जाने पर अन्य किसी भी चीज को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी को निश्चायक सबूत कहते हैं। कि मर्डर के अगर केस में कोई आई विटनेस है और आई विटनेस ने बता ही दिया कि उस समय जब मृत्यु किसी की कारित की गई थी वो वहां पे था और उसने उसको देखा है, तो आई विटनेस एक निश्चायक सबूत है। चाहे मान लीजिए कि कोई वीडियोग्राफी है, उस वीडियोग्राफी में क्लियर दिखाई दे रहा है कि किसी ने किसी का मर्डर किया, तो वो वीडियोग्राफी एक निश्चायक सबूत है। उस सबूत के बाद जो है किसी अन्य सबूत की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी को निश्चायक सबूत जो है कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है ना? एक मैसेज कीजिए। क्लियर है? चलिए, सेक्शन 5 में हम लोग आते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 5। इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य
दिया जा सकेगा। तो मैंने आपको बताया था विवादक तत्व क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू, कि जो इशू डिसाइड करना है उसी को विवादक तत्व क्या कहते हैं, तथ्य कहा जाता है। सुसंगत तथ्य क्या है, रिलेवेंट फैक्ट्स, कि किसी अपराध से रिलेटेड वे सभी फैक्ट्स जो उससे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे सुसंगत तथ्य हैं। और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो साक्ष्य किसका लिया जा सकता है, तो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य जो है दिया जा सकेगा। तो किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व और अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और किन्हीं किन्हीं अन्य का नहीं। तो हमेशा जो भी कोर्ट के सामने साक्ष्य लिया जाता है तो या तो वो फैक्ट इन इशू है या फिर रिलेवेंट फैक्ट। यही दो फैक्ट्स का जो है, जैसे कि रिलेवेंट फैक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक घर में रात में 11 बजे चोरी हुआ और गली के मोड़ पे एक लड़का जो है खड़ा था और टॉर्च से इशारा कर रहा था। किसी ने उसको देख लिया, किसी ने उसको देख लिया कि कोई टर्च से इशारा कर रहा था। ये नहीं देखा कि वो इशारा चोर के लिए ही कर रहा था। लेकिन रात के 12 बजे अगर कोई टॉर्च से इशारा कर रहा है तो जाहिर सा बात है कि कोई ना कोई उसमें रीजन होगा, कारण होगा। तो ये सभी जो है रिलेवेंट फैक्ट है, सुसंगत तथ्य है ये। तो इन्हीं सारे चीजों को जो है कोर्ट में सबूत लिया जाएगा, जाता है, साक्ष्य दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपका इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग आवाज और सुन पा रहे हैं, स्क्रीन विजिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा दृष्टांत, देखिए क है कि ख की मृत्यु कारित करने, मतलब कि ख का मर्डर करने के लिए, ख का मर्डर करने के आशय से उसके ऊपर लाठी से मारा गया है। और इसी के लिए क के ऊपर जो है विचारणा किया जा रहा है कोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा कि ख का मृत्यु कारित मतलब ख का मर्डर करने के लिए उसे जो है लाठी से मारा गया है, और लाठी से मारने वाला व्यक्ति क है जिसके ऊपर केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो क का जो विचारण होगा, जो ट्रायल कोर्ट में जो चल रहा है, उसमें क्या क्या तथ्य जो है विवादक तथ्य है, फैक्ट इन इशू जिसको कहा जा रहा है, वो क्या क्या तथ्य है। क को ख से लाठी से मारना, भाई लाठी से उसकी हत्या हुई है, तो लाठी से मारना जो है वो क्या है, कि क्या ख की मृत्यु लाठी से मारने से हुई है, ये क्वेश्चन हो सकता है। कि लाठी का मार इतना जोर था कि उसी लाठी के मार से उसकी मृत्यु हुई है, ये भी एक क्वेश्चन का विषय है।
और जो लाठी मार रहा था, क्या उसका आशय था कि वो लाठी से मार के खौ की मृत्यु कारित कर दे? तो मोटिव जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कोई भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसका मोटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो कोई भी अपराध हो, मेन श्रिया जो होता है मोटिव, उसमें उसकी उपस्थिति जरूर होती है। और उसी मोटिव के पीछे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता करती है कि आखिर वो मोटिव क्या था। तो इसमें ख को जो लाठी से मारा गया है, उसके मारने के पीछे भी कोई ना कोई मोटिव होगा। क्यों आखिर मारा गया उसे, उसका आशय क्या था? तो ये सारे विवादक तथ्य हैं, फैक्ट इन इशू है कि लाठी से जो मारा गया, क्या लाठी का प्रहार इतना तेज था कि उससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए? सॉरी। दूसरा, क्या वही वो लाठी था यही जिसको जब्त किया गया है? ये भी विवादक तथ्य है। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना है। तो आप सिंपली, मैं आपको बता ही चुका हूं कि विवादक तथ्य क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है। तो किसी भी क्राइम में, किसी भी क्राइम में फैक्ट इन इशू जो होता है, जो कोर्ट के सामने होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर रेलवे की किसी बोगी में चोरी हो जाए, तो क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकता है? कि जब वो ट्रेन चला तो चोर उसी बॉगी के पास खड़ा था स्टेशन पे, वो उसी बॉगी में चढ़ा, उस बॉगी में चढ़ने के बाद जिस जगह पे चोरी हुई वो वहां पे बहुत देर तक बैठा हुआ था, अन्य लोगों ने उसे देखा, और पहले भी उस तरह का वो चोरी कर रहा था, किया, कर चुका था। ये भी एविडेंस में पहले से है। वो उसने वहां से किसी का बैग छीना और छीन कर भागा, भागते हुए किसी से टकराया, जिसने किसी ने उसको देखा या किसी ने उसको पकड़ा। ये सारे के सारे जो है विवादक तथ्य हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और वही विवादक तथ्य हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है तो एक मैसेज कीजिए। कोई भी व्यक्ति एक मैसेज कीजिए। कोई भी व्यक्ति एक मैसेज कीजिए। चलिए, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में मुझे जहां तक लगता है, देखिए ये जितने भी चीजें आप सुन रहे थे अभी, ये मोस्टली एक वकील जो होता है, जो लॉ का जो छात्र है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो उसका वो पार्ट होता है, उसे वो सारी चीजें करनी होती है। आप लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हो सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना जरूरी है कि कौन से क्या चीज है, क्या फैक्ट है, कौन विवादक विषय हो सकता है,
ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सिर्फ आप उस चीज को याद रखें कि विवादक तत्व किसे कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फैक्ट्स क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, ये सारी चीजें। अदरवाइज और आपके काम का वो चीज नहीं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड भी एविडेंस